नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। कहने को तो रजनी बाजार से घर आ गई थी, पर लग रहा था जैसे उसकी खाली देह ही वापस लौटी थी। मन तो जैसे वहीं बाजार से उसकी बचपन की सखी सुकन्या के साथ चला गया था, शायद उसका संबल बनने के लिए। आज पूरे 3 वर्ष बाद सुकन्या रजनी से मिली थी। होठों पर वही सदाबहार मुस्कान, यही तो उसकी विशेषता है। अपनी हर परेशानी, हर तकलीफ को अपनी मुस्कुराहट में वह इतनी आसानी, इतनी सफाई से छिपा लेती है कि सामने वाले को धोखा हो जाता है कि इस लड़की को किसी तरह का कोई गम भी है या नहीं। अरे भाई, आज जादू की सब्जी बना रही हो। विवेक रजनी के पति को टोकते ही वह यथार्थ के धरातल पर आ गई। अब उसे ध्यान आया कि वह खाली कुकर में कड़छी चला रही थी। विवेक जी शायद पानी पीने के लिए रसोई में आए थे। क्या बात है रजनी, परेशान हो? उन्होंने कहा। बैठकर बातें करते हैं, पर खाना? रजनी ने कहा तो वे बोले, तुम्हें भी पता है, मन में इतनी हलचल लेकर तुम ठीक से खाना बना नहीं पाओगी और मैं शक्कर वाली सब्जी खा नहीं पाऊंगा। रजनी अपलक विवेक का चेहरा देखती रही, जो उसे उससे भी ज़्यादा समझते। आज एक बार फिर प्रकृति को कोटि कोटि धन्यवाद देने को मन कर रहा है कि उसने रजनी को इतना समझने वाला पति दिया है। फिर से खो गई। विवेक ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, आने दो सासू माँ को, उनसे पूछूंगा कि कहीं आप अपनी यह बेटी कुंभ के मेले में से तो नहीं लाई थी। बार बार कहीं खो जाती। फिर विवेक ने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है? आपको सुकन्या याद है? कौन? वह शरारती लड़की जिसने हमारे विवाह में मेरे दोस्तों को सबसे ज़्यादा परेशान किया था। क्या हुआ उसे? विवेक ने पूछा। आज बाजार में मिली थी। पता है, कॉलेज में हम तीनों सखियों की आपस में बहुत घनिष्ठता थी। मैं, पारुल और सुकन्या। हम तीनों के विचार, व्यवहार तथा पारिवारिक स्थितियां एक दूसरे से एकदम अलग थी। हम तीनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। पारुल के पिताजी शहर के जाने माने लोहे के व्यापारी थे। घर में धन दौलत की नदी बहती थी। रजनी के पापा भी सरकारी महकमे में थे। दौलत की बरसात तो नहीं थी, पर कोई कमी भी नहीं थी। इसके विपरीत पितृविहीन सुकन्या के घर का खर्च मुश्किल से तब पूरा होता था जब वह और उसकी माँ सारा दिन सिलाई करती थी। इन सब के बावजूद उन्होंने कभी भी उसके माथे पर परेशानी की एक सिकन तक नहीं देखी थी। शायद उन तीनों की आर्थिक स्थिति जैसा ही उनका स्वभाव था। नाजों में पली पारुल जरा सी तकलीफ में घबरा जाती तो दूसरी तरफ सुकन्या बड़ी से बड़ी परेशानी भी बिना उफ किए झेल जाती थी। और बची रजनी, जिसके लिए सुकन्या कहती थी, अच्छा है कि तू मेरे और पारुल के बीच में रहती, वरना यह पारुल तो मुझे भी अपनी तरह कमज़ोर बना देगी। कांच की गुड़िया पारुल भी कहाँ चुप रहती, पलटकर जवाब देती, हाँ रहने दे मुझे कांच की गुड़िया की तरह नाजुक। मुझे नहीं बनना तेरी तरह पत्थर, सीने में दिल ही नहीं। और बदले में सुकन्या यह शेर सुनाकर लाजवाब कर देती थी, आईने को तो बस टूट जाना है, आईना बनाने से बेहतर है पत्थर बनो। तराशे जाओगे तो महान कहलाओगे, पर वक्त की मार देखो। मेरी दोनों सहेलियां टूटकर बिखर गई, जो पत्थर थी वह भी और जो कांच थी वह भी। यह कहकर रजनी की आंखों में रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया था। वह बहुत देर तक विवेक की बाहों में सिसकती रही। मुझे बताओ क्या हुआ इसके बाद? तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। काफ़ी देर की खामोशी के बाद विवेक बोले तो रजनी ने सब कह दिया। हमारा कॉलेज में पहला वर्ष ही था कि पारुल की सगाई हो गई। शहर के ही व्यापारी के बेटे विजय से वे दोनों रोज एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों बातें करते थे। वह अपनी सारी बातें हमसे शेयर करती। पारुल की बातें ख़त्म नहीं होती और सुकन्या अक्सर उसे चिढ़ाने के लिए कहती, ओहो, जिस लड़की की सगाई हो गई हो उसके तो पास फटकना भी नहीं चाहिए। यह सुनकर पारुल रूठ जाती और रजनी को बीच बचाव करना पड़ता था। रजनी को आज भी याद है जब पारुल के विवाह से ठीक 1 महीना पहले विजय ने शादी से मना कर दिया।
परिणाम यह हुआ कि पारुल, जिसने कभी छोटा सा दुख भी नहीं झेला था, उसने उसी रात एक चिट्ठी में यह लिखकर मैं विजय के बिना नहीं जी सकती हूँ, आत्महत्या कर ली। उसी दिन सुकन्या ने रजनी से कहा था, मैं शादी से पहले किसी को अपने इतने नज़दीक नहीं आने दूंगी कि उसके दूर जाते ही मेरी जिंदगी ही मुझसे रूठ जाए। फिर रजनी का विवाह भी इसी शहर के नौकरी पेशे वाले विवेक से हो गया। रजनी अपने वैवाहिक जीवन में वो बहुत खुश थी और अभी 2 महीने पहले ही सुकन्या ने उसे फ़ोन पर बताया था कि मेरी सगाई हो गई। खुशी उसकी आवाज़ से झलक रही थी। तो रजनी ने भी पूछा, क्या नाम है? बातें की है, धीर नाम है उनका। और हाँ, खूब बातें करते हैं हम। अच्छा जी, खूब बातें करते हैं तो आखिर पत्थर को भी बोलना आ ही गया। अब तो धीर जी से मिलना ही पड़ेगा। रजनी ने चुटकी ली थी। हाँ रजनी, मुझे पता ही नहीं चला कब धीर ने मेरे पत्थर दिल को पिघलाकर मोम बना दिया और उसे धड़कना सिखा दिया। 3 महीने बाद शादी, तू जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आऊँगी, रजनी ने कह दिया। आज बाजार में मिली सुकन्या, होठों पर वही सदाबहार मुस्कान। उसने पूछा, कहाँ जा रही है धूप में? शादी को 1 महीने से कम समय रह गया है, इतनी धूप में घूमोगी तो काली हो जाओगी। अरे तुझे तो पता ही है, पार्लर खोला है, उसी का सामान लेने जा रही। वह जैसे रजनी से पीछा छुड़ाना चाह रही हो। अरे पार्लर वार्लर छोड़, पिया के घर जाने की तैयारी कर, रजनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। तभी दोनों की नज़रें मिल गई। शायद वह 1 सेकंड का 100वां भाग जितना ही समय था जब सुकन्या की आंखों में दर्द की लहर गुजरी, जिसे उसने बहुत सफाई से छिपा लिया था, क्योंकि अगले क्षण उसकी सदाबहार मुस्कुराहट वापस उसके होठों पर थी। वह रजनी से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वह झटके से वापस जाने के लिए मुड़ी, पर रजनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुकन्या बोली, मैं अपने हंसते चेहरे की आड़ में अपना दर्द सारी दुनिया से छिपा लेती हूँ, तू फिर भी समझ जाती। और फिर उसने बताया, कल धीर के घर वाले आए थे, उन्होंने अचानक ही अपनी डिमांड बढ़ा दी। अम्मा ने मजबूरी बताते हुए हाथ जोड़े तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सुकन्या ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा तो रजनी बोली, कल तेरा रिश्ता टूटा और आज तू पार्लर जा रही। उसे अपनी ही आवाज़ गले में फंसती हुई लग रही थी। तू तो जानती है हम दोनों बहनों ने कितनी मुश्किल से पैसे जोड़कर यह पार्लर खोला है, और अब अगर शादी विवाह के मौके पर पार्लर बंद रखेंगे तो काम कैसे चलेगा। और वह चली गई। विवेक, समय की मार देखो, मेरी दोनों सहेलियों के साथ एक जैसे ही हादसे हुए। पारुल कांच की तरह टूटकर बिखर गई। उसका टूटना सबने देखा और बिखरना भी। और दूसरी तरफ सुकन्या, वह न तो टूट सकी और न ही बिखर सकी, क्योंकि अगर वह कांच की तरह टूटकर बिखरती तो उनकी टूटी हुई किरचों से उसके अपने ही लहूलुहान हो जाते, घायल हो जाती उसकी माँ बहनें। तभी तो उसने अपने टूटे हुए ख्वाबों को अपने दिल में ही दफन कर दिया। उसको तो दुखी होकर शोक मनाने का अधिकार भी नहीं था। उसके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी जो थी। विवेक ने रजनी के मुख से दुख भरी कथा को सुन उसे अपनी सहेली के दर्द में शामिल होने को कहा। हालांकि अपने दिल की बात सुनकर रजनी हल्की हो सुकन्या का सहारा बनी। उसे समझाया कि दुनिया में सभी दहेज के लालची नहीं, वह संगमरमरी पत्थर है, बस मंजे हुए कारीगर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।